हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टेट सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सी टेट का टॉपिक हम लोग देख रहे हैं और ये है आपका पेपर 1 जो कि 22-23 में आपको पूछने वाला है। और पेपर 1 का ये है आपको पार्ट 3। ये आपका पार्ट 3 है। इससे पहले भी आपको 2 वीडियो बन चुका है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें क्या कराएंगे इसको भी थोड़ा सा मैं बता दूं। इसमें हम लोग कराएंगे सी टेट और उसके अलावा जितने भी स्टेट वाले एग्जाम हैं उनके सभी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कराएंगे। आज हम लोग कराएंगे सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग बिना विलंब किए हुए अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। अब ये देखिए, आपका पहला प्रश्न है, कह क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ों के आलेखीय निरूपण के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। आलेखीय निरूपण के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। चित्र आलेख ये निरूपण के लिए किया जाता है। पाई चार्ट ये भी निरूपण के लिए किया जाता है। और आयत चित्र ये भी निरूपण के लिए किया जाता है। औसत औसत क्या है, आपको ये आलेखीय निरूपण के लिए नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा और बाकी सभी क्या हो जाएंगे, आपको गलत हो जाएंगे। तो आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि श्यामा के पास एक आयताकार कागज था जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर थी और चौड़ाई कितना था, 8 सेंटीमीटर। तो उसने कहा है कि फिर उसने कागज को मोड़कर एक वर्ग में बदल दिया। रैखिक समिति की संख्या मोड़ने के बाद में क्या बदलाव आएगा, यहाँ पर ये कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि उसके पास आयताकार कागज था, ठीक है, आयताकार उसके पास कागज था, उसमें रैखिक समिति की बात कर रहा है। तो रैखिक समिति हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको काटेंगे और इसको मोड़ेंगे यहाँ पर। अब मोड़ेंगे तो कितने पार्ट में, आपको मोड़ने का अर्थ क्या है कि ओवरलैप करना चाहिए। देखिए ये रेखा इस पर ओवरलैप कर जाएगी और ये रेखा आपको इस पर ओवरलैप कर जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इसके जो रैखिक समिति है कितनी आपको प्राप्त हुई, यहाँ से 2 आपको रैखिक समिति प्राप्त हुई। और इसी में यदि कह रहा है कि इसको हम लोग मोड़ करके यदि हम बना लें, क्या बना लें, वर्ग बना लें, तो वर्ग बनाने पर इसकी रैखिक समिति में कौन सा परिवर्तन आएगा, इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसको हम लोग मोड़ कर यदि वर्ग के रूप में बना लेते हैं, ठीक है, इसको वर्ग के रूप में बना लेते हैं तो इस पे क्या परिवर्तन आएगा। तो इसको हम लोग चाहे तो इस तरह से मोड़ सकते हैं, इसको इस तरह से भी मोड़ेंगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। अर्थात ये रेखा इस पर आकर ओवरलैप करेगी और ये रेखा इस पर आकर ओवरलैप करेगी। और इस तरह से मोड़े तो ये रेखा क्या करेगी, इस पर आकर के एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएगी। इसके अलावा हम लोग चाहें तो इस तरह से भी इसे मोड़ सकते हैं, तो ये कोनाकार आकर के इससे टच हो जाएगा, अर्थात मतलब कि बाहर नहीं निकलेगा। और हम चाहें तो इसको इस तरह से आधा यहाँ से हम लोग इसको मोड़ दें, क्या कहलाता है, डायरेक्ट यहाँ से इस कोण से इस तरह से यदि हम इसे मोड़ दें तो पूरा क्या हो गया, पूरा अच्छी तरह से क्या हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। तो इसमें रैखिक समिति कितने आपको प्राप्त होगी, ध्यान दीजिए। तो कितनी है ये, 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी और 4 हो जाएगी। मतलब इसे 4 तरीके से ऐसे हम लोग मोड़ सकते हैं कि कोई भी सिरा इसका एक दूसरे से बाहर ना जाए, एक दूसरे पर चिपक जाए। तो यहाँ पर आपको रैखिक समिति 4 प्राप्त हुई और यहाँ पर आपको 2 प्राप्त हुई। यदि यहाँ पर इस वर्ग को कहें कि इस तरह से मोड़ देंगे तो ये जो कोना है ना, ये कोना कहीं इस तरह से आकर के निकल जाएगा। ये जो कोना है पूरा इस तरह से नहीं मुड़ेगा और ये कोना जाकर के आपको इस तरह से यहाँ से निकल जाएगा। ये इस कोना से ये कोना दोनों एक दूसरे में नहीं छुएगा। कभी भी आप कागज लेकर के चेक कर सकते हैं इस तरह से मोड़ करके। लेकिन एक वर्गाकार कागज को आप मोड़ेंगे तो बिल्कुल इसी तरह से परफेक्ट रूप से मुड़ेगा। लेकिन आयत सिर्फ 2 तरीकों से मुड़ेगा। इसको इस तरह से मोड़िएगा तो यहाँ पे एक आएगा, नहीं तो बीच में से मोड़िएगा तो इसकी रैखिक समिति बनेगी। तो यहाँ पर आपको 2 बनी और यहाँ पर आपको 4 बनी। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसमें क्या बदलाव हुआ उसके बारे में बताइए। तो पहला कह रहा है कि रैखिक समिति की संख्या 1 बढ़ जाएगी। नहीं, संख्या कोई बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है 1। अब देखिए रैखिक समिति की संख्या 1 घट जाएगी, 1 घट भी नहीं रही है। आगे देखिए रैखिक समिति की संख्या 2 बढ़ जाएगी, हाँ 2 बढ़ जाएगी। यहाँ 2 थी और रैखिक समिति की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई, 4 हो गई। और आगे देखिए रैखिक समिति की संख्या 2 घट जाएगी, ये भी आपको क्या है, गलत है। तो आशा है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, कह रहा है कि राधा के पास एक आयताकार कार्ड है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। रेणु के पास एक वर्गाकार कार्ड है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है। दोनों के कार्डों के परिमापों का अंतर, अर्थात जो आयताकार है और वर्गाकार है दोनों के कार्डों का परिमापों का अंतर क्या है, यहाँ पर यही पूछ रहा है। जानते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयताकार जो कार्ड है उसकी लंबाई कितनी है, 20 है और 10 है, ठीक है। यहाँ पर 20 है और 10 है तो ये कितना हो जाएगा,
2 गुना 30 अर्थात 60 हो गया। ठीक है, अब उसी तरह से वर्गाकार की बात की जाए तो वर्ग का परिमाप आप जानते हैं ना क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है, 4 गुना भुजा। तो यहाँ पर 4 गुना भुजा कितने आपको 15 सेंटीमीटर है, तो 15 हो गया, तो 15 चौके 60 हो गया। अब इस आयत का भी 60 है परिमाप और इस आयत का भी परिमाप 60 है। यहाँ पर पूछ रहा है कि कार्डों के परिमापों का अंतर क्या होगा, तो यहाँ पर अंतर 60 में 60 हट गया तो 0 होगा, तो अंतर इसका 0 हो गया, 0 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। आशा है कि ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और सॉल्यूशन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से वृत्त के भागों को चुनिए। माने इसमें कह रहा है कौन सा वृत्त का हिस्सा है और कौन सा हिस्सा नहीं है। देखिए त्रिज्या वृत्त का हिस्सा है, कोण नहीं है, केंद्र है और व्यास है। तो ये तो इसमें एक त्रिकोण है, तो कोण इससे बाहर हो गया। उसमें वो ढूंढिए जो वृत्त में होता है। तो वृत्त में क्या होती है, वृत्त में देखिए परिधि होती है, केंद्र होता है, त्रिज्या होता है और व्यास होता है। ये क्या होते हैं, वृत्त के अंग है। तो इसमें वृत्त के अंगों के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये प्रश्न क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि यदि मीता 1 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी चलती है तो वह 210 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ कह रहा है कि 1 घंटे में 16 किलोमीटर, 1 घंटे में 16 किलोमीटर अर्थात 1 घंटे में क्या हुआ 16 किलोमीटर। यहाँ 210 मिनट की बात कर रहे हैं, 210 मिनट। ये 210 मिनट में हम लोग घंटे की बात करें तो कितना होगा, 3.5 घंटे होंगे। कितने होंगे आपको, 3.5 घंटे होंगे। देख लीजिए छतरी 18 और 3.5 घंटे हुए। जब 1 घंटा में 16 किलोमीटर चल रही है तो वो 210 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, 210 मिनट में अर्थात 3.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो 16 यहाँ के 48, ठीक है, और आधा घंटा में 8 किलोमीटर, 48 8 56 किलोमीटर, 56 ऑप्शन नंबर 2 है, इसका यही सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो पुनः कर दे रहे हैं इसको। ठीक है, 3.5 घंटा अर्थात 3 घंटे में क्या होगा, 16 से आपको गुणा होगा। एक जो है घंटा में 16 किलोमीटर चलती है तो 3 घंटे में 16 से गुणा हो जाएगा। और ये क्या है, ये 1 घंटे नहीं आधा घंटा में, तो आधा घंटा में 16 का आधा अर्थात 8 किलोमीटर वो तय करेगी। और इनको आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपको 56 किलोमीटर। आशा है कि अब ये बात समझ में आई होगी, समझ में आ गई तो अच्छी बात है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि अमृता एक वर्गाकार कागज पर ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनाकर उन्हें 10 समान आकार की आयताकार पट्टियों में बांटती है। वह उनमें से 3 पट्टियों में लाल रंग भर देती है। अब वह उस कागज की शीट में 10 क्षैतिज रेखाएं बनाती हैं जो उस कागज को 100 बराबर भागों में बांट देती है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न वह भाग को दिखाता है जो रंगा नहीं है। ठीक है ना, इसके 3 पट्टियों को रंग देती है। जैसे मान लीजिए कि उसने यहाँ पर मैं बना दे रहा हूं, इस तरह से वो पट्टियां बनाती है। ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, ये वाला है 1 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 10 पट्टियां आपको बना रही हैं और उसी तरह से इसमें भी आपको 10 पट्टियां बना रही है। क्या कर रही है, इस तरह भी आपको 10 पट्टियां बना रही है। अब 10 पट्टियां बना रहे हैं और कह रहा है कि 3 पट्टियों क्या कर दे रही है, रंग दे रही है। 3 पट्टियों को क्या कर रही है, लाल रंग से रंग दे रही है। इन 3 पट्टियों को लाल रंग से रंग दे रही है। यहाँ से वो पूछ रहा है प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न भाग को दिखाता है। अब वह 10 उसी कागज की शीट में 10 क्षैतिज रेखाएं बनाती है जो उस कागज को 100 बराबर भागों में बांट। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, तो टोटल डिब्बे इसमें कितने बनेंगे, 10 10 में 100, क्योंकि इस तरह से भी 10 है और इस तरह से भी 10 है, तो यहाँ पर 100 डिब्बे बनेंगे। तो यदि हम इन रंगे हुए पार्ट की बात करें तो 1 2 3 अर्थात 30 डिब्बे क्या हो गए हैं, यहाँ पर रंगे जा चुके हैं, 30 डिब्बे रंगे जा चुके हैं। तो बिना रंगे हुए की बात करिए अर्थात 70 डिब्बों के बारे में यहाँ पर वो बात कर रहा है। यहाँ पर 70 डिब्बों, तो इनको यह क्या दर्शाता है, इनमें से तो 70 बटा ये रंगे बिना रंगे हुए भाग हैं और जो टोटल भाग है कितना है आपको 100 है। तो 70 बटा के 100 अर्थात क्या हुआ 7 बटा के 10 हुआ। क्या आपको हो गया 7 बटा के 10 हो गया। तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा।
तो आशा है कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये अगला प्रश्न है, कह रहा है कि विंसी प्रतिदिन लगभग 3 घंटे अखबार पढ़ती है। आज उसने 2 घंटे 55 मिनट में अखबार पढ़ना पूरा किया। उसने कितने सेकंड अखबार पढ़ा, यहाँ पे वो कह रहा है 2 घंटे 55 मिनट। 2 घंटे 55 मिनट, तो 2 घंटे 55 मिनट कहने का अर्थ क्या है, यदि यहाँ पर हम लोग मिनट की टोटल बात करें तो 60 गुना के 120 और उसमें जुड़ जाएगा 55, तो क्या हो जाएगा 175 हो जाएगा। 120 में 55 जुड़ेगा तो 175, ये क्या हुआ आपको मिनट हुआ, ये 175 मिनट हुआ। यहाँ पर कह रहा है कि वह कितना सेकेंड अखबार पढ़ी, तो आप जानते हैं कि 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड होता है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए 60 से गुणा कर दीजिए और वही आपका टोटल सेकेंड निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा कीजिए 6 5 30, 7 6 42 3 45, बचा कितना 4 6 10 और 1 शून्य यहाँ पर है, तो यही टोटल कितने हुए आपको सेकेंड हो गए 10,500 सेकेंड। तो ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण घन है। यहाँ पूर्ण घन के बारे में बात कर रहा है। 25 पूर्ण वर्ग संख्या है, 36 पूर्ण वर्ग संख्या है, 64 क्या है पूर्ण घन संख्या है, 81 भी क्या है आपको पूर्ण वर्ग संख्या है, 64 क्या है पूर्ण घन संख्या है। कैसे 64, तो 64 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौके 16 चौके 64, तो ये क्या हुआ आपको पूर्ण एक घन संख्या हो गई 4 के पावर 3। आशा है कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए उसे से अगला प्रश्न क्या करा है, कार्तिक रात में 10 बजे सोकर सुबह 6 बजे उठता है। 10 बजे सो करके सुबह 6 बजे उठता है, तो अब कितनी घंटा सोता है। ध्यान दीजिए यहाँ 10 बजे सोता है और 6 बजे उठता है, तो टोटल 8 घंटे वह क्या कर रहा है सो रहा है। आगे प्रश्न करा है कि वह दिन का 1/8 भाग, तो टोटल दिन में कितने होते हैं आपको 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटा का 1/8 भाग वो क्या करता है खेलता है, और 1/6 भाग 24 घंटे का ही 1/6 भाग वो क्या करता है पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने में व्यतीत करता है। वह दिन का कितना भाग अन्य गतिविधियों में व्यतीत करता है, वही यहाँ पर पूछ रहा है। तो उसके पास टोटल समय कितने हैं, टोटल समय उसके पास 24 घंटे हैं। यदि 24 घंटे में से सभी गतिविधियों को घटा दिया जाए तो वो गतिविधि आपको प्राप्त हो जाएगी जो दिन में करता है। ठीक है ना, तो जितने घंटा वो दिन में करता है। तो यहाँ पर इनको आप क्या कीजिएगा जोड़ दीजिए। ठीक है, तो जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 8 के 24 हो जाएगा, और 6 चौके क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 7 घंटा पढ़ाई करता है और खेलता है, और 8 घंटे क्या करता है सोता है। ठीक है, तो 8 घंटे को और जो ये आपको 3 घंटा है और जो ये 4 घंटा है, इनको क्या कीजिए आप घटा दीजिएगा, तो बाकी का समय वो आपको निकल जाएगा अन्य गतिविधि करने के लिए। तो यहाँ इस 24 में से आप घटा दीजिएगा कितना 8 4 12 3 15 घंटा, तो ये कितना हो गया आपको 9 घंटे। तो 9 ये निकला क्या है 9 निकला अन्य गतिविधियों का घंटा। लेकिन ये पूछ क्या रहा है कि वह दिन का कितना भाग गतिविधियों में व्यतीत करता है अन्य गतिविधियों में। ये तो अन्य गतिविधि करता है 9 घंटे तक ना, लेकिन यह दिन का कितना भाग है, अर्थात जो है 24 घंटे का कितना भाग है, तो ये 9 और बटा के 24। ठीक है, तो यहाँ पर इसे आप कैंसिल कर लीजिए, तो 3 के 9 3 8 24, अर्थात ये 3 बटा के 8 हो जाएगा आपको। 3 बटा के 8 हिस्सा जो है गतिविधि करता है अन्य गतिविधियों में, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया है। यदि समझ में आ गया है तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि रुशदा और रेखा की चोटियों की लंबाइयां 1 मीटर का क्रमशः इतना और इतनावां भाग है। दोनों की चोटियों की लंबाइयों का योग क्या है यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 मीटर का 4/5वां है। 1 मीटर का क्या है आपको 4/5वां भाग है, और आगे कह रहा है कि ये क्या है आपको 5/7वां भाग है। ये जो है 5/7वां भाग है 1 मीटर का ही। तो दोनों की चोटियों का लंबाइयों का योग यहाँ पूछ रहा है, तो दोनों की चोटियों के लंबाइयों का योग हम लोग कर लेंगे और जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। यदि हम इसकी एलसीएम की बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपको 7 5 35 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 7 चौके 28 और प्लस से क्या हो जाएगा आपको 25। तो ये कितना आपको प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हो गया आपको 28 25 53 और बटा में 35, और इसे आप यदि भाग देंगे
तो कितना हो जाएगा 1.18/35 आपको प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये प्रश्न भी आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 10 माइनस प्लस 10 इस तरह से बढ़ता जा रहा है अनंत तक, का मान क्या होगा यदि पदों की संख्या सम हो तो क्या मान होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 10 माइनस 10 प्लस 10, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ सम संख्या है, हम लोग डायरेक्ट यहीं से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये संख्या इससे कट जाएगी, प्लस 10 ये माइनस 10 से कट गया, ये क्या हो जाएगा 10 है प्लस, ये भी माइनस 10 है तो ये भी कट जाएगा, ये भी प्लस 10 ये भी माइनस 10 से कट जाएगा। तो जब भी सम संख्याएं रहेंगी और इस ऑर्डर में रहेंगी तो हमेशा क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब जब हमेशा कट जाएंगी तो आपको प्राप्त क्या होगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आशा है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि गांव है और एक दिन की यहाँ पर गांव में मजदूरी दी है कि ए की मजदूरी इतनी है, बी की मजदूरी है, सी की इतनी है और डी की इतनी है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जगत ए में जगत जो गांव ए में है वो 105 दिन काम करता है और रेणु सी है, सी गांव में है 180 दिन काम करती है, तो कौन ज्यादा रुपए कमाता है और कितना कमाता है, ये यहाँ पर पूछ रहा है। यहाँ कह रहा है कि ए जो है 105 दिन काम करता है, तो ए की जो मजदूरी है क्या है, ए की जो मजदूरी है वो है 185 रुपए, अर्थात जो 185 रुपए है उस गांव की मजदूरी वो कितना वो कमा रहा है, 105 रुपए कमा रहा है, 105 रुपए। ठीक है ना, जो जगत है वो 105 रुपए कमाता है और उसकी मजदूरी फीस कितनी है, 185 रुपए है। और वहीं पे यदि बात किया जाए सी की, तो सी 180 दिन काम करती है। ठीक है ना, और सी की मजदूरी कितनी है आपको 93 रुपए है, सी की मजदूरी कितनी है 93 रुपए है। ठीक है, और ये काम करती है 180, ये है 93 रुपए। तो इनको आप गुणा कर लीजिए और जो अधिक है उसमें से घटा दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन कितना कमाता है और कितना अधिक कमाता है। यदि गुणा करना नहीं जानते हैं चलिए मैं इसको गुणा करना सिखा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यदि 3 अंक का गुणा आपको करना है तो कुछ नहीं करना है, ये जो पहली वाली संख्या है उससे गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 50 25 25 का 5 बचा कितना 2। अब यहाँ से इससे तिरछा गुणा कीजिए, 8 45 और 5 में 0 से गुणा कीजिएगा तो 0, 40 में 0 जोड़िएगा 40 जो कहते हैं, और 2 ये बचा हुआ है तो 2 यहाँ पर हो जाएगा 42, 42 का 2 हाथ में लगा पुनः क्या आपको 4 हो गया। अब पुनः क्या करना है, अब 2 तक का कर लिया, अब तीसरा में कीजिए तो पहला से किससे कीजिएगा, 1 में कीजिएगा, 1 से 5 में कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 और इसमें कीजिएगा तो ये भी हो जाएगा 5, तो 5 5 10 हो जाएगा और बीच वाले का आपस में गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, 0 में 8 से कीजिएगा तो 0 ही होगा, तो 5 5 क्या हो जाएगा आपको 5 और 5 10 और 10 और 4 क्या हो जाएगा 14, 14 का 4 बचा कितना, अभी आपके पास 1 बचा है। अब देखिए अब यहाँ से एक टर्म को छोड़ दीजिए, उसके बाद वाले 2 टर्म का काम कीजिए आप, तो इससे इसका गुणा कीजिए और इससे इसका गुणा कीजिए, तो 1 में 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, 8 1 क्या हो जाएगा आपको 9 हो जाएगा, और 1 में पुनः अंत में इससे गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा आपको इतना, ये हो गया आपको 19,425 रुपए। और उसी तरह से इनका भी आप गुणा कर सकते हैं तो इससे इसमें गुणा कीजिएगा तो 38 के 24 के 4 बचा कितना 2, 3 में कीजिएगा और 9 8 है 72, 72 और 3 कितना हो जाएगा 75। ठीक है, 75 और 2 कितना हो जाएगा आपको 77। ठीक है, और यहाँ पर 9 में 1 से कीजिएगा तो 9 और 7 क्या हो जाएगा 9 7 16 हो जाएगा, और 1 0 है तो 1 0 लगा लीजिए। देखिए ये वाली बड़ी संख्या है, ये वाली छोटी संख्या है, तो इसमें आप घटा लीजिए इसको। ठीक है ना, इतना तो आपको यहाँ पर 7 है। अब इसको आप घटाइएगा तो 5 में 0 घटाइएगा 5 हो जाएगा, 12 में से 4 घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपको 8 है, 3 है तो 13 में 7 घटाइएगा ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 8, और 8 में से क्या कीजिएगा आप 6 को घटाइएगा तो ये हो जाएगा 2, अर्थात 2685। तो 2685 रुपया क्या हो रहा है, जगत का है, ये क्या है आपको जगत का है, तो जगत वह रेणु से 2685 ज्यादा कमाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा और ये गुणा भी आपको पैटर्न समझ में आ गया। जब भी आपको 2 अंक का गुणा करना हो, जब भी मान लीजिए ये 2 अंक गुणा करना है तो आपको बारी बारी से गुणा करके जोड़ने की जरूरत नहीं है। कैसे आप इसको जोड़ेंगे गुणा करेंगे, तो पहला टर्म में इससे इसका गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, उसके बाद इसका तिरछा तिरछी गुणा करेंगे यहाँ से ठीक है, 2 दूना के 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और पुनः अंत में इन 2 संख्याओं का आपको गुणा करना है तो ये हो जाएगा 4 दूना के
8 और इसका जो गुणनफल आपको प्राप्त हो गया। तो आशा है कि ये आप बहुत बढ़िया समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1 और 6 का दशांश के बराबर है। 1 और 6 के दशांश, 1 और कह रहा है कि 6 का दशांश, 6 का क्या हो, दशांश हो, दशांश के बराबर है। दशांश का अर्थ कहने का अर्थ है कि 10वां अंश। तो 6 का 10वां अंश की यदि हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, 6/10 हो जाएगा। और 1 तो स्वयं में 1 है पूरा और उसके बराबर है, तो 1 + 6/10 अर्थात 1 प्लस इसमें 10 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, अर्थात ये 1.6 हो गया। तो 1.6 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में लिखे गए हैं। आरोही क्रम कहने का अर्थ है कि बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा होगा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है सबसे बड़ा। यहाँ पर इसको देखिए तो ये है आपको छोटा, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा आपको ये है, इससे बड़ा आपको ये नहीं है, ये आपको गलत हो गया, ये छोटा हो गया। अब देखिए उसको हम लोग ले लिए। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 देखिएगा, यहाँ पर देखिए क्या है, ये 0.866 है और इससे बड़ा 8 पॉइंट है, 8.006 है, 2 अंक के बाद 6 है और यहाँ पर देखिए 8 है, 0.06 है। अब इससे बड़ा ये वाली संख्या, क्योंकि एक अंक पर ही 0 है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 6 है, तो इससे बड़ी ये हो गई। उसके बाद देखिए ये वाली संख्या आपको बड़ी हो, क्योंकि ये पॉइंट के बाद तुरंत 6 आ जा रहा है और उसके बाद लास्ट में है आपको 80 पॉइंट समथिंग, तो सबसे बड़ी संख्या आपको ये हो गई। तो आशा है कि ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ गया तो एक बार और इसे देख लीजिएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, देखने में तो बहुत बड़ा है लेकिन बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। यहाँ पर कह रहा है कि म्याऊं खेल को खेलने के लिए सब लोग एक गोले में खड़े होते हैं, एक खिलाड़ी बोलता है, एक अगला खिलाड़ी कहता है, 2 और ऐसे ही खेल चलता रहता है। जिस खिलाड़ी को 7 या फिर 7 से भाग होने वाली संख्या बोलना है वह उस संख्या की जगह पर म्याऊं बोलता है। ठीक है, यहाँ पर म्याऊं खेल के बारे में कह रहा है कि म्याऊं कहेगा, जो म्याऊं कहना भूल जाएगा वह खेल से बाहर हो जाएगा। अंत में म्याऊं बोलने वाला खिलाड़ी जीत जाएगा। विजेता बनने के निम्नलिखित में से कौन सी समूह की संख्याएं आने पर म्याऊं बोलना पड़ेगा। यहाँ म्याऊं बोल कब रहा है, जब 7 आ रहा है, तो इसमें से वो संख्या ढूंढनी है जो 7 से कट रही है। इसमें से वो संख्या आपको ढूंढनी है जो 7 से पूरा कट जाए, और 7 से पूरा कटने वाला इसमें संख्या आपको देखना है। जो संख्या आपको 7 से पूरा कटेगा वही उसमें ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें कौन सी संख्या 7 से पूरा कट रही है। इसको हम लोग करेंगे तो ये आपको पूरा नहीं कट रही है। तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा ऑप्शन में यदि हम 7 से इसमें भाग देते हैं, 133 में 7 से भाग देते हैं तो 7 का 7 बचा कितना, 7 और यहाँ 63 हुआ, तो आपको 63 कट जाएगा, 9 63। अब एक 54 की बात करें, 7 दूना के 14, ये भी आपको 7 से पूरा कट जाएगा, 7 दूना के 14 और पुनः 7 दूना के 14 और 203 भी आपको 7 दूना के 14 हो जाएगा और यहाँ पर 63 हो जाएगा, ये भी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 7 से कटने वाली यही संख्या है और इसी के बारे में पूछ रहा है। तो आशा करता हूँ कि ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई होगी, अच्छी बात है। नहीं समझ में आई है तो पुनः एक बार इसे ध्यान से प्रश्न को पढ़ लीजिए और आपको आसानी से बात पता चल जाएगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।